हेलो नमस्कार मित्रों, मैं नन्हे राम। हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के मैथ की प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन करके बताएंगे। 1.3 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया है। आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। और देखिए मित्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं या फिर स्किप करके देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को सही से पूरी देखें बिना स्किप किए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमें √5 जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें ठीक इसका विपरीत मानना होगा। तो ये लाइन हम लिख भी देते हैं कि हम इसका विपरीत मान लेते हैं। विपरीत मान लें कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय का जो विपरीत होगा वो परिमेय होगा, इसीलिए हमने कहा है कि हम इसका विपरीत मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है? अगर ये जो √5 परिमेय संख्या होगी, सबसे पहले तो जो √5 अगर परिमेय संख्या है तो कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में लिखी होती है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर होना चाहिए P/Q के, जहाँ Q जो है एक पूर्णांक है, लेकिन इसका मान 0 नहीं है। ये 0 से ज़्यादा है, ज़्यादा कम भी हो सकता है, मतलब माइनस में हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होगा। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो दोस्तों P और Q जो होंगे वो हमारे सहअभाज्य गुणनखंड होंगे, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों, ये हमारी P और Q जो हैं वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम दोस्तों इसमें सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, जो सहअभाज्य संख्या होती हैं उनका जो HCF होता है, अर्थात उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 1 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे इसलिए, या फिर अतः लिख देंगे, इसलिए इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। गुणनखंड 1 होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ जो संख्याएं, उभयनिष्ठ नहीं, ये जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, अर्थात उनका HCF जो मासा होता है वो 1 होता है, क्योंकि इन्हें कोई और संख्या डिवाइड नहीं करती है दोनों को। तो फिर हम शुरू करते हैं इसे अब हल करना। ये √5 = P/Q, इसका हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर जब मित्रों हम इसका दोनों ओर वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। वर्ग करने से इसका रूट हट जाता है और इन दोनों पे 2 घात लग जाएगी। अब इसको हम जो Q² हमारा बटे में दिया है, इसको हम इधर गुणा में कर देंगे, क्योंकि जब बराबर बीच में होता है और दूसरी साइड भेजते हैं तो वो गुणा में चला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5Q² बराबर P²। अब यहाँ से हमें Q² को यहीं पे रखना है और ये जो 5 है इसको इसके बटे में भेज देना है, P के दूसरी साइड भेजना है। तो ये हो जाएगा P² बटे हो जाएगा 5। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं।
इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, इसका मतलब हमें इससे पता चलता है कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को भाज्य कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 5 पी स्क्वायर को भाज्य, या ऐसे लिख देंगे विभाजित करता है। तब जब ये पी स्क्वायर को विभाजित करेगा दोस्तों, तो ये पी को भी विभाजित करेगा। तब 5 पी को भी विभाजित करेगा। देखिए, अगर पी स्क्वायर को कोई भी वैल्यू अगर इसको विभाजित करती है तो पी को भी विभाजित करेगी, ये लिखा है अभी हमने। अब करना क्या है, हमें ये जो पी दिया है, हमें पी की वैल्यू 5c के बराबर मान लेना है। यहाँ पे लिख देंगे कि माना p इजकल टू 5c। तो हमने p के बराबर 5c मान लिया है, तो ये हमें p का मान हम रखेंगे 5q स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर में। ये देखिए, इस वाली वैल्यू में हमें इसका मान पुट करना है। जब हम इसका मान p का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये pq स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5q स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 c स्क्वायर। अब ये जो 25 है, 5 है सॉरी, इस 5 से ये 25 कट जाएगा, यहाँ आएगा 5 बार, 5 पंजे 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ रहा है 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आया है, तो हमें ये जो 5 दिया है c के गुणा में, ये हमें इधर लेके आना है q के बटे में, क्योंकि ये बीच में बराबर है, जब गुणा में है 5 तो इधर आगे भाग में आएगा। अतः इसका मतलब ये हो रहा है कि c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। अतः 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तब 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। इससे हमारा जो निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला है, निष्कर्ष ये निकला है कि जो 5 है, 5 पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब मित्रों 5 पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है, तो ये हमारे जो पहले हमारे द्वारा माना गया जो तथ्य था वो उसके बिल्कुल विरोधाभास हो जाएगा, मतलब उसके अपोजिट हो जाएगा। तो हमें ये लिखना है कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है कि पी व क्यू का एक के अलावा कोई दूसरा
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो मित्रों देखिए, इससे इस तत्व का विरोधाभास होता है कि P व Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने जो शुरू में लिया था, देखिए यहाँ देखो, ये जब ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, जब ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं होने के बाद में उनका सिर्फ एक ही, मतलब ये जो एक संख्या होती है एक, वो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और इसके अलावा कोई और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो, लेकिन ये इसका उल्टा हो गया। देखो इधर ये 5 क्या निकला है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला है। P का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है और Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला। तो इससे क्या है कि ये इससे इस तत्व का विरोधाभास होता है, मतलब ये उसका विरोधाभास होता है कि जो P व Q है वो एक के अलावा कोई दूसरा भी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावा कुछ और भी है। देखो यहाँ क्या आया है, 5 आया है, तो 5 भी इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ये ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ है, ये हमारी गलत कल्पना से हुआ है कि हमने, क्योंकि मित्रों हमने ये जो माना था कि ये √5 जो एक हमने माना है कि एक परिमेय संख्या है, इस वजह से ये हमारा जो परिणाम आया है वो विरोधाभास आया है। तो हम वो बात यहाँ पे लिख देंगे कि यह विरोधाभासी परिणाम, विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से आया है। हमारी गलत कल्पना, हमने माना ही तो था, गलत कल्पना के कारण आया है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहीं पे आकर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सिद्ध हो जाएगा। और ये जो मैंने जितने भी स्टेप बताए हैं वो आपके बोर्ड के क्वेश्चन के, जो बोर्ड में जैसा हमें प्रश्न का उत्तर करना होता है, बिल्कुल ठीक उसी आधार पर बताया है। अगर आप इससे कम करते हैं तो शॉर्टकट करने में देखो होता क्या है कि आपका नुकसान हो जाएगा, नंबर भी शॉर्टकट में मिलेंगे। इसीलिए जितना मांगता है उतना हमें पूरा करना होगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।